हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी के बैक टू बेसिक्स वाले कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम इस कोर्स में, जैसा कि आप जानते हैं, कि हम बैक टू बेसिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि 6 से लेके और 10 तक के जितने भी एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स हैं उन सबको कवर करें और साथ साथ उनके बेसिक कंटेंट लाइन बाय लाइन देखते चलें। हम ज़रूरत पड़ेगी तो उसके नोट्स भी बनाएंगे और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर करते हुए और बिना बड़ी भूमिका के हम लोग सीधे शुरू करेंगे। और ये, जैसा कि मैंने बताया, कि ये लाइन बाय लाइन कोर्स होगा, तो इसमें आप ये ना सोचें कि मैं आपको क्लास 6 में वापस ले जा रहा हूँ। बेसिकली मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको क्लास 6 में वापस ले जाऊँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जब इसे एक बार पढ़ें तो आपको एक बेसिक आइडिया, लाइक इसका एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इसमें या इससे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंटेंट पे भी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट कंटेंट को ही देखेंगे। बल्कि हम, मतलब मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इसको, लाइक अगर आप इसे एक बार खुद से रीड कर लेंगे थारली, तो मेरे ख्याल से आपको इसका बेहतर बेनिफिट मिल पाएगा। ये है क्लास 6 की पहली एनसीईआरटी, जो कि हम ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। जिसका जो चैप्टर नेम है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। हम सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे इनको पढ़ने का एक मेन मोटो ये है कि हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकें। तो यहाँ पे जैसा कि कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे सूर्यास्त के बाद जब आप आकाश को देखते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसी कैसी चीज़ें आपको दिखती हैं और कैसे कैसे चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे उसमें कुछ चीज़ें टिमटिमाती नजर आएंगी, कुछ चीज़ें बहुत सारी प्रकाश वाली होती हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसा कि आप पहले पैराग्राफ में देख सकते हैं। ये बेसिकली इसकी भूमिका है। और मुख्य पॉइंट यहाँ से, जो कि हमारे दूसरे पैराग्राफ है, वहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें ये लिखा गया कि आमतौर पर जितनी भी चमकीली वस्तुएं हैं, उनके साथ साथ आप देखते हैं कि चंद्रमा, एक जो बड़ी चमकीली वस्तु आपको ज़मीन से दिखाई पड़ती है रात को, वो है चंद्रमा। लगभग आप प्रतिदिन देख पाते हैं। ये आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके, लाइक अलग अलग आकार में दिखती है और उसकी स्थिति भी अलग अलग दिखती है। आमतौर पे जब आप एक पूरे चांद को देखना चाहें, जब ये पूरा पूरा गोल हो, तो ऐसी स्थिति केवल एक महीने में एक ही बार दिखती है। और जब ये दिखती है तो उस स्थिति को बोलते हैं पूर्णिमा। यानी आप कह सकते हैं कि जब आप चांद को पूरा देख पाएंगे तो उस स्थिति को आप पूर्णिमा कहेंगे, मतलब जिस दिन चांद पूरा दिखेगा। दूसरी स्थिति इसकी विपरीत होती है कि ये पूरा ढका हुआ होता है, या यूं कहें जी पूरा डार्क होता है। ठीक है, तो जब ये पूरा डार्क होता है उस दिन कहते हैं अमावस्या। इसे नए चंद्रमा की रात्रि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि नए चंद्रमा की रात्रि कहा जाता है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर आपने इसको बहुत ध्यान से नहीं देखा तो आमतौर पे आपको मैंने बताया कि देखिए, एक तो है जो पूरी चंद्रमा, लाइक पूर्ण चंद्रमा होगा जिस दिन, जिसे आप पूर्णिमा कहेंगे। नाम से ही काफी कुछ जाहिर है कि पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्णिमा। और दूसरा है कि जब वो पूरा डार्क हो तो उसे आप अमावस्या कहेंगे, या यूं कहें कि न्यू मून, या जैसे कि आप कहें नया चंद्रमा या नई चंद्रमा की रात्रि, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये अमावस्या है। ये 15-15 दिन के अंतराल के बाद होती है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत जो होगी, जैसा मान लीजिए कि अगर मैं आपको न्यू मून की बात करूं, तो यहाँ से शुरू हो गए और लास्ट में जो है ये 15-15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद आप पूर्णिमा और अमावस्या ये स्थितियां देख सकते हैं। मतलब पहले जो होगा वो पूर्णिमा होगा और दूसरा जो होगा वो अमावस्या होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हिंदू कैलेंडर में, या यूं कहें आप विक्रम संवत में, कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या वाला पक्ष जो होता है उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और पूर्णिमा वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष बोला जाता है।
ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे आपको दे दी। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, वैसे ये आपके काम आ सकती है। छोटी फैक्चुअल चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होनी चाहिए। आमतौर पे जितनी भी वस्तुएं या जितनी भी चीज़ें हमें आसमान में दिखाई पड़ती है, चाहे वो रात के समय हो या दिन के समय, आमतौर पे जो चीज़ें दिखती हैं वो सब कहलाती हैं खगोलीय पिंड। होते क्या है खगोलीय पिंड, अगर इसको जानना है तो आमतौर पे हम कह सकते हैं कि ये बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, ठीक है, और आमतौर पे ये गैस के बने होते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड होंगे उनके पास अपनी ऊष्मा होगी, अपना प्रकाश होगा, और वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित भी करेंगे। और इन्हीं खगोलीय पिंडों को या जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तारा। हमारा सूर्य भी एक तारा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आमतौर पे हमें ये दिखता है कि जैसे हम रात को तारा देखते हैं ना, बहुत सारे तारे जो होते हैं वो रात को दिखते हैं। तो जब रात को ये तारे दिखते हैं, बेसिकली ये जो रात वाले तारे हैं ये भी सूर्य के समान ही चमकते हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, इसलिए उनका प्रकाश या यूँ कहें उनकी ऊष्मा, उनका प्रकाश हम उतना महसूस नहीं कर पाते जितना हम सूर्य का कर पाते हैं, और वे हमें छोटे दिखते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे छोटे बच्चों के लेवल पे समझाया कि जैसे आप कोई चीज़ दूर से देखें तो वो आमतौर पे आपको छोटी दिखेगी, जितना आप उसके करीब जाते जाएंगे वो आपको उतना बड़ी दिखती जाएगी। सूर्य के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है कि सूर्य हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है और उसकी ऊष्मा और प्रकाश हमें प्रॉपरली मिल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी दी गई है कि रात्रि के समय में जब आप आमतौर पे खुले आसमान में रात को देखेंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे तो तारों से मिली जुली एक कुछ आकृतियां नजर आती हैं, और इन्हीं आकृतियों को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? बेसिकली ये तारों के विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं जो आकृतियों का निर्माण करते हैं, जिनसे आकृतियां बन जाती हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ा नाम दिया गया है अर्सा मेजर, या जिसे आप बिग बेयर भी कह सकते हैं। ये एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। हमें बचपन में मुझे आइडिया नहीं कि आपको पता चला या नहीं, बट मैं बहुत छोटा था तो मुझे मेरे फादर जो है वो बताते थे कि कुछ 7 तारे होते हैं जो आपस में एक सीक्वेंस में रहते हैं, और उनको सप्तार्षी कहा जाता है। ठीक है, कई बार उन्हें ऋषि संत भी कहा जाता है। तो वो नक्षत्र एक फेमस नक्षत्र मंडल है, और आप यूँ कहें कि अगर आप चाहें तो इसे रात को रात को आप देख सकते हैं। उसमें से एक विशेष तारा होता है जिसको आप ध्रुव तारा बोलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसका अलग अलग प्रकार से वर्णन देखने को मिलता है। आमतौर पे ये हमेशा उत्तरी दिशा को बताता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर में रहता है, और ये एक स्टैटिक, मतलब आप यूँ कहें कि एक ही जगह स्थित है। ये हमेशा आसमान में जब भी आप देखेंगे तो आप इसे एक ही जगह पाएंगे। प्राचीन समय में जो लोग समुद्र में यात्राएं करते थे या नॉर्मली यात्राएं करते थे, वो रात को यात्रा करते समय इस पर्टिकुलर तारे को जो है वो ध्यान में रखते थे, क्योंकि ये जो है दिशा निर्धारण का। अच्छा, उस समय ये जो आपके पास कंपास या जिसे आप चुंबकीय सुई कहें, ये ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। तो उस समय एक ही स्थिति थी कि वो इस ध्रुव तारे से दिशाओं का ज्ञान पाते थे। ठीक है, क्योंकि ध्रुव तारा मैंने आपको बताया कि हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। रात को ये प्रॉपर नहीं दिखता, बट अगर आप इसे सुबह के 2-2:30 बजे के आसपास, या आप सुबह 4 बजे के आसपास देखें, 2:30 से 4 या 5 के बीच में देखेंगे, तो ये काफ़ी चमकीला तारा होता है। आपको देखने से ही लग जाएगा कि हाँ, ये ध्रुव तारा है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, और जिनमें ये स्थिति नहीं पाई जाती, मतलब जिनमें अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं पाई जाती, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह। अच्छा, ये ग्रह जो होते हैं वे अपने निकटतम तारों या अपने आसपास के तारों से अपने प्रकाश को ग्रहण करते हैं, और उनकी वजह से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है, और प्लैनेट का मतलब बेसिकली ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, प्लैनेटाई, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, या मतलब चारों ओर घूमने वाला।
तो जैसे हमारे पास पृथ्वी जिस पर हम आमतौर पे लाइक जिस पे हम आजकल रह रहे हैं या जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार का ग्रह है। और ये अपनी सारी ऊष्मा या ऊर्जा जिसे आप कहें वो किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है, कि निकट, ये सबसे निकटतम तारा है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो जिन ग्रहों के पास लाइक जिन खगोलीय पिंडों के पास अपने स्वयं के प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो दूसरों से लाइक अपने निकटतम जो है तारों से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो वो चूंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य से ये ग्रहण करती है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। नीचे एक ग्राफ लाइक बढ़िया ड्राइंग दी गई है, एक पेज दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया कि ये सूर्य है और यहाँ से सबसे निकटतम जो है वो बुध, उसके बाद फिर ये है आपका शुक्र, ठीक है, ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका मंगल, ये जुपिटर या जिसे आप बृहस्पति बोलें, फिर ये शनि है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है, ठीक है। बुध को हम हिंदी में बुध ही बोलते हैं, शुक्र को या इंग्लिश में वीनस या शुक्र बोलते हैं। इनके बारे में आगे हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। फिर हमारे पास पृथ्वी है जिसपे हम आज लाइक जिसपे हम रहते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक और ग्रह है जिसे कहा जाता है मंगल। और मंगल और इसके बाद में एक आपको क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई पड़ती है। हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कि कैसे लाइक इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या इस्तेमाल हुआ, लाइक इसका क्या उपयोगिता है इसकी। आजकल मंगल पे जीवन ढूंढने के बड़े कवायद शुरू किए गए हैं, तो आप इस चीज़ के इसको रेफरेंस में रख सकते हैं। फिर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसे कहा जा सकता है वो है जुपिटर, उसके बाद शनि, और उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। सबसे दूरी पर नेपच्यून है, ये ध्यान रखेंगे आप। और सबसे पास कौन सा है? बुध, जो कि 58 दिन में अपनी परिक्रमा पूरा करता है, 108 दिन में पूरा करता है, 150 दिन में, 228 दिन में, 778 दिन में, ऐसे ही माफ कीजिए 58 दिन, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं डिटेल में लिखा हुआ कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल जो है वो टोटल 88 दिन है। यहाँ पे माफ कीजिए ये जो है अपने अक्ष पे घूर्णन की स्थिति बताई है इसने, ये 58 दिन या 59 दिन आप उसके अक्ष पे घूम। शुक्र अपने अक्ष पे जो है वो 243 दिन में घूमता है और सूर्य का परिक्रमण करता है 255 दिन में। ऐसे ही पृथ्वी जो है वो 365 दिन में करती है, 365 दिन 6 घंटे के आसपास का टाइम होता है, ठीक है। और ऐसे ही अक्ष पे घूर्णन करती है। इसके चंद्रमा या इसके मून के जो नंबर्स हैं वो भी एक हैं। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आपको दी गई, बहुत डिटेल में इससे पूछा नहीं जाता, बट आप कम से कम बुध का और बुध का, पृथ्वी का और मंगल का इनका ध्यान रखें, ठीक है। ये है इंटरनल प्लैनेट्स जिसे आप आंतरिक ग्रह कह सकते हैं, ये सूर्य के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्षुद्र ग्रह पट्टी, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी के जो बाएं साइड में जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या हैं, वो बेसिकली सूर्य के बड़े नजदीक हैं और ये सब चट्टानों से बने हुए हैं। बाकी जो ये चारों हैं मतलब सूर्य के जो सूर्य के जो बाएं ओर पड़ेंगे उन सबको सूर्य के दाएं ओर पड़ेंगे, माफ कीजिएगा बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो रही, सूर्य के दाएं ओर पड़ेंगे, या यूं कहें कि आप सूर्य के इस साइड में जो पड़ेंगे, आप स्क्रीन पे ध्यान दें, ठीक है। उनको आप क्या बोलेंगे कि ये जो है ये सब बड़े ग्रह हैं, ठीक है। ये आकार में दूर, ये बेसिकली दूर डिस्टेंस में दूरी है इनके पास, और ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल यहाँ पे दिया गया। अक्ष पे घूर्णन ये 9 घंटे 56 मिनट में करता है। इसकी चंद्रमा जो है वो 53 है, ठीक है। ऐसे ही शनि के 53 हैं, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 27 है। ध्यान रखेंगे कि इसकी चंद्रमा की संख्या उतनी ज़्यादा पूछी नहीं जा सकती। ये कहा जा सकता है कि सबसे लंबा परिक्रमण काल किसका हो सकता है, तो सबसे लंबा परिक्रमण काल जो है वो नेपच्यून का, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे दूरी पे है तो इसका परिक्रमण काल भी लंबा होगा, ठीक है। मैंने बताया आपको कि चंद्रमा बेसिकली एक उपग्रह है जो पृथ्वी का सहचर है और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ग्रह है
और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको आप बोलते हैं मून्स, ठीक है, या जिसे आप चंद्रमा बोल रहे हैं। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी के जैसे 7 अन्य ग्रह भी हैं, टोटल 8 ग्रह। एक समय में 9 हुआ करते थे, लेकिन अभी आगे आप पढ़ेंगे, एक समय में 9 हुआ करते थे, लेकिन बाद में उसे 2008 में जो है इसे फिर से 8 कर दिया गया। हालांकि अब बात चल रही है कि इसे फिर से 9 में कंसीडर किया जाएगा। क्या होगा ये भविष्य में देखा जाएगा, डिटेल में हम उतना ज़्यादा जाएंगे नहीं। अभी हम सिर्फ कंटेंट पे ही बात करते हैं जो हमारे सामने है, ठीक है। सौर मंडल, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी लाइक सूर्य का परिवार, जिसे आप कह सकते हैं सूर्य का परिवार जो है वो सौर मंडल है। उसमें सूर्य है, 8 ग्रह हैं, जो ग्रह के साथ में जितने भी उपग्रह हैं वो, और कुछ खगोलीय पिंड जैसे छोटे ग्रह या उल्का पिंड, ये सब मिलकर सूर्य का परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे सोलर फैमिली या जिसे आप सौर मंडल कह सकते हैं। और इनका मुखिया जो है या इनका जो हेड कह सकते हैं उनको आप सूर्य, उसे आप सूर्य कहते हैं, ठीक है। सूर्य क्या है? तो सूर्य बेसिकली सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया, और अन्य ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चूंकि बहुत बड़ा है और बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है, तो इसके खिंचाव बल इसे सौर मंडल से बेसिकली बांधे रखता है, ठीक है। हमारे सौर मंडल के लिए जो है वो सूर्य प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है बेसिकली हमारे सौर मंडल के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई नियरेस्ट में कोई और तारा नहीं है, ठीक है। हम मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे कि ये बहुत नज़दीक का तारा है, लेकिन ये इतना भी नज़दीक नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हीट इसका फील कर सकें, इसकी बहुत उष्मा महसूस कर सकें, क्योंकि ये बहुत करीब होने के बावजूद भी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। तो दैट मीन्स कि ऐसे बहुत दूर है, लेकिन अपेक्षाकृत अन्य की अपेक्षाकृत ये काफ़ी पास में है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है वो काफ़ी करीब का तारा है। फिर बात आती है ग्रह की, जैसा कि मैंने बताया कि 8 ग्रह हैं। ये दूरी के अनुसार, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, मैंने आपको दिखा भी दिया था कि बुध और शुक्र और इन सबको, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व मी अस नट्स, ठीक है, एक तरीका ये है, ठीक है। और ये जो सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह, ये एक निश्चित पथ पर, मतलब आप यूँ कहें कि जैसे ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, गोलाकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक। और यही जिस पथ पर ये चलते रहते हैं उनको कक्षा कहा जाता है, उनकी लाइक उनकी क्लास कहा जाता है, समझे कि उनका पाथ कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, जो भी आप बोले। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, मैंने अभी आपको बताया, और केवल 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो जितना पास होगा उतनी जल्दी कवर करेगा, तो ये 88 दिन में ही पूरा कर लेता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है शुक्र, वो भी पृथ्वी के पृथ्वी के लगभग वो पृथ्वी के समान है, तो इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। कई बार इसे सिस्टर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे जो है वो सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है इसके बारे में हम आगे भी जब हम इसके बारे में और डिटेल कंटेंट देखेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे। मैंने बताया था कि 2000 माफ कीजिए, ऊपर मैंने 2008 बता दिया था, यहाँ पे 2006 है। 2006 तक प्लूटो नाम से एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि जैसे इसे एक बौना ग्रह माना जाएगा, ठीक है। तो बौना ग्रह जब माना गया तो इसे हटा दिया गया ग्रह के नाम से। अगला ग्रह है जो हमारी पृथ्वी है, दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है। इसकी अपनी एक यूनिक शेप है, जैसे आमतौर पे आप गोला देखते हैं तो ये ना तो गोला है ना ही दीर्घवृत्ताकार है। इसकी अपनी एक स्पेशल स्थिति है जिसे आप भूआ आप बोलते हैं, मतलब ध्रुवों की ओर ये थोड़ी चिपटी है, ठीक है, और बाकी ये गोलाकार है। तो पृथ्वी जो है वो ना तो गोलाकार है ना दीर्घवृत्ताकार है,
ये बेसिकली ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जिसकी अपनी पर्टिकुलर जिसकी अपनी एक यूनिक आकृति है, जिसे हम भूआब बोलते हैं या जियोइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जियोइड कहते हैं इसको। ठीक, जीवन जीने के लिए एकमात्र ग्रह जहां पे अभी तक ये स्थिति बनी है, हालांकि लोग मंगल पर ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक जो स्थिति है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक यही है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर चीजें समझ में आएंगी। अगर आप अंतरिक्ष या यूं कहें कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो आमतौर पर नीले कलर की दिखेगी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आमतौर पर पीसीएस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि इसकी दो तिहाई भाग जो है वो 2/3 जो है प्लेस जो है वो पानी से ढका हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के पास केवल हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, तो इसका व्यास जो है वो केवल 1/4 है पृथ्वी का। ठीक, लेकिन ये चूंकि बहुत करीब है तो इसलिए ये काफी बड़ा दिखता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, और इसलिए ये काफी बड़ा दिखता है हमें जमीन से। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आप चंद्रमा वैसे भी देखते ही होंगे, संभावित है कि आपने देखा होगा। ठीक है, ये बताया गया है कि यहाँ पे उपग्रह की बात की गई। उपग्रह बेसिकली एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। अभी मैंने मून्स की बात की थी, याद है आपको? तो जैसे ग्रह चार, देखिए ये है, जैसे मान लीजिए ये है सूर्य, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे कौन? ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उपग्रह। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ प्रेक्षणों को, या यूं कहें कि हम ब्रह्मांड के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कुछ मानव निर्मित ग्रह भेजते हैं, जिसे आप मानव निर्मित कृत्रिम पिंड कह सकते हैं या मानव निर्मित उपग्रह कह सकते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां प्राप्त करके भेजते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रमुख भारतीय उपग्रह दिए गए हैं, इनसेट, IRS और एडुसेट। ठीक है, यहाँ पे एक प्रक्रिया दिखाई गई कि मानव निर्मित उपग्रह को कैसे दिखाया जाता है। मान लीजिए लॉन्च किया गया, जिसे आप प्रक्षेपण बोल रहे हैं, लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद ये जो है ये है आपका सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है, और बाकी रॉकेट जो है वो पृथ्वी पे गिर जाता है, और ये पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है। मतलब ये उपग्रह मतलब पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण, या यूं कहें जहां तक पृथ्वी के गुरुत्व बल की क्षमता होती है वो उससे पार कर जाता है। तो जब ये पार कर जाता है तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है, और ये उसी एक पर्टिकुलर कक्षा में घूमता है, उसी एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमता रहता है, जिससे इसे उपग्रह की कक्षा कहा जाता है। यूं कहें उपग्रह का पाथ बोला जाएगा, यूं कहें सैटेलाइट पाथ बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और ये अपने पृथ्वी के साथ साथ, जैसे ये पृथ्वी है मान लीजिए, और पृथ्वी के साथ साथ ये चक्कर तो लगाता है, साथ साथ ये अपने ऊपर भी अपने कक्ष में भी चक्कर लगाता है। ठीक है, और इतने ही समय में लगभग अपनी भी एक राउंड अपना भी पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा में परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा अभी आप रिसेंट के ईयर्स में आपने देखा होगा। ठीक है, चंद्रयान एक बड़ा फेमस प्रोजेक्ट रहा है इसरो का। चंद्रयान भेजा गया था। ठीक है, इसमें 3 पार्ट थे, रोवर, लैंडर, और इन सब का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन सा रोवर था, कौन सा लैंडर था। चंद्रयान 2 की बात हो रही, चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, नाम से ही काफी कुछ जाहिर है। ठीक है, कि जो तारे होते हैं, ग्रह होते हैं या उपग्रह होते हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे पिंड जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी ऐसे ही से घूमा करते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको क्षुद्र ग्रह कहेंगे। आमतौर पर सबसे ज्यादा ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उल्कापिंड क्या होते हैं? ठीक है, कि चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो उल्कापिंड कहलाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनमें प्रवृत्ति गिरने की होती है, और जैसे ही ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं, वायु के साथ घर्षण होता है और ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, और एक
चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो ये पृथ्वी पे जहां गिरते हैं वहां पे धरातल पे बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये बात भी दी गई है कि मान लीजिए कि जैसे हम और आप जब आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे लाइक एक ओर से दूसरी ओर तक सफ़ेद बहुत सारी पट्टी तरीके से चमकदार क्षेत्र होता है। ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो लाखों हजारों ताराओं का एक समूह होता है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है। हमारा जो सौर मंडल है ये मिल्की वे का ही एक पार्ट है, यूं कहें आकाशगंगा का ही एक पार्ट है। लाइन याद रखिएगा, हमारा सौर मंडल जो है वो आकाशगंगा का ही एक पार्ट है। ठीक। अगर माइथोलॉजी की बात करें तो वहां पे जो है आकाशगंगा को एक नदी के समान बताया गया। ठीक है। जिसमें कहा गया कि भाई ये प्रकाश की एक बहती हुई नदी है और इसीलिए इसे आपको पता ही है गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है जो कि एक छोर से जो है दूसरी छोर तक जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी गंगा कहा गया। गंगा का भी पवित्र मानी जाती है, तो इस वजह से आकाश में जो गंगा जैसी आकृति है उसको आकाश गंगा कहा गया। ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि करोड़ों तारों, बादलों और लाखों गैसों की एक विशेष प्रणाली है जो कई आकाशगंगाएं जब एक साथ मिलती हैं तो उनको हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, या ब्रह्मांड कहा जाता है उन्हें। ठीक है। ब्रह्मांड की विशालता मतलब अभी इसमें परिकल्पना करने में अभी भी वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं। काफी अलग अलग काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं। इसकी एक बहुत फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे वृहत विस्फोट सिद्धांत। सबसे मान्य थ्योरी अभी तक है जो वो यही है। ठीक है। हालांकि इसके अलावा और सारी हैं, सॉलिड स्टेट, सिंगुलरिटी। ठीक है। तो अगली क्लासेस में जब कभी हम ब्रह्मांड के बारे में और डिटेल में बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम अभी जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे वो यहीं तक है कि यहाँ ब्रह्मांड के बारे बताया गया कि आकाशगंगाएं जो मिल जाती हैं, कई आकाशगंगाएं मिलती हैं तो वो बेसिकली एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हम सब इसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको बताया जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक माना गया है, और इसके आकार के बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हार्ड लार्ज कोलाइडर नाम से एक मशीन है जो इसके बारे में भी रीडिंग कर रही है, और ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि अभी हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। भविष्य में देखते हैं कि विज्ञान के इस बढ़ते दौर में हम इसमें कितना सफल हो पाते हैं, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ मैं यहीं तक इसे समाप्त करूंगा। ये चैप्टर जो है आप एक बार रीड करेंगे थॉरली, और उसके बाद फिर एक बार ये वीडियो देखेंगे। इससे रिलेटेड आप नोट्स भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी प्रोवाइड कराऊं। वैसे मैं चाहूंगा कि आप अपनी नोट्स खुद से बनाएं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि जैसे हम जो है जो पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी कहाँ का पार्ट है, सौरमंडल का, और सौरमंडल जो आकाशगंगा का पार्ट है, और हजारों या लाखों आकाशगंगाएं मिला के जो है वो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो बात करने लायक हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो अथाह है और उसके बारे में अभी किसी को विशेष ज्ञान नहीं हो पाया है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, उस विषय पे अभी नहीं जाएंगे। हालांकि हम जब आगे कभी बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, एक बार हम एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, उसके बाद जब हम इन टॉपिक्स को यूपीएससी के बेस पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अलग अलग सिद्धांतों की भी बात करेंगे, जिसमें सिंगुलरिटी है, सॉलिड स्टेट थ्योरी है, या बिग बैंग जो है थ्योरी है। तो इन सब के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप एक बार मुझे सूचना जरूर दीजिएगा। आपकी सूचनाएं बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे और बेहतर कर पाऊँ। ये हमारा पहला चैप्टर था, हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स कीजिए, और जहाँ कोई असुविधा हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, या नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अभी के लिए यहीं तक, धन्यवाद।